हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोगों को करना है जो आपकी चैप्टर नंबर 6 की पहली प्रश्नावली है 6.1, उसका आज सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। 6.1 जो प्रश्नावली है उसका इंट्रोडक्शन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि क्या हम लोग इसके अंदर करेंगे, और जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं इस इंट्रोडक्शन में जितने हमने कराए हैं उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल पर बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस रखे हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, तो चाहना आपको पड़ेगा क्योंकि खुद से ही करना, एग्ज़ाम आपको देना है। बेस्ट तरीका तो ये है कि पहले आप लोग लेक्चर को पॉज करें, सवाल को सॉल्व करें, अगर दिक्कत आती है फिर मेरे इस लेक्चर में आप लोग आएँ, ठीक है। तो जैसे कि बेटा हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, और आप लोगों ने पहला एग्जाम्पल अगर करा, जिन बच्चों ने देख लिया था उनको समझ में आ गया होगा करना क्या है। मेरे से ये एग्जाम्पल आपने कर दिया होगा। वो कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्र में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है ना, अक्षेत्रफल में, ठीक है ना, अक्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर देखनी है ना, चेंज देखना है, किसके सापेक्ष देखना है, उसकी त्रिज्या की, ठीक है ना। इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में, बहुत बहस हुई थी इस बारे में, मतलब मैंने बात करी थी, बहस नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये dA/dr जो है ये दर्शाता है कि क्षेत्रफल A में त्रिज्या r के सापेक्ष हमें यही निकालना है, परिवर्तन की दर, ठीक है। तो इसको चाहो लिख भी सकते हो आप, x के r के सापेक्ष, इसका अर्थ क्या है, A में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। और हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि अगर r का मान 3 सेंटीमीटर हो तो कितना आएगा, और r का मान 4 सेंटीमीटर हो कितना चेंज आएगा, वो हमें बताना है। तो बेटा सबसे पहले तो आप जब हम सवाल को हल करेंगे तो आपको पता है कि माना, हम थोड़ा लैंग्वेज बना लेते हैं कि माना वृत्त का जो क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल जो है उसको बेटा मैं क्या लेता हूँ, कैपिटल A है, तथा त्रिज्या को, किसको बेटा, त्रिज्या r सेंटीमीटर है, r है, r कह लो सेंटीमीटर, मतलब हमें नोटेशन देना ना, r है। तब हमें एक बात पता होती है कि a और r में रिलेशन होता है कि a को निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। बस इसको यहाँ पर हम लोग r के सापेक्ष अवकलित कर लेंगे, r के सापेक्ष, ठीक है। अवकलन करने पर r के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे dA/dr, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ dr पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को इतना बेसिक डिफरेंशिएशन तो आ ही गया होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारी एक्सरसाइज करके आए हैं। पाई बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन हम लोग जब करेंगे किसका, r स्क्वायर का, तो मेरे भाई dA/dr जो है वो आपका आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2r, तो 2 पाई r आपके पास में आ जाएगा। ये आपका परिवर्तन है, लेकिन उसने कहा है कि हमें r बराबर 3 पर निकालना है। तो a पोर्शन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो dA/dr निकालना है जब r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे r का मान हम 3 भर देंगे, 2 इंटू पाई इंटू 3 इनके 6 पाई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है, ऊपर क्या क्षेत्रफल, नीचे है त्रिज्या, तो लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर r का मान 4 भरोगे और 4 दूनी 8 पाई हमारा b का आंसर आ जाएगा, उसको आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बेटा करते हैं बात सेकंड क्वेश्चन की
और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज डिक्टो, बिल्कुल एक जैसा है जो हमने सोल्ड एग्जाम्पल किया था, दूसरे नंबर का एग्जाम्पल जहाँ किया था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसने कहा क्या है, हल करते हैं। देखो ध्यान से कैसे करना है कि एक घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो अब आपको ये देखना किसके सापेक्ष परिवर्तन देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। हम लोग परिवर्तन किसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको बहुत देखना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ से ध्यान दोगे, जो लिखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, आयतन तो ऊपर है, नीचे है सेकंड, का मतलब समय के सापेक्ष बात हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है? समय के सापेक्ष। तो उसने ये कहा है कि समय के साथ जो एक घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, एक सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। किधर से बढ़ रहा है? पृष्ठ किस दर से बढ़ेगा, जो उसका संपूर्ण पृष्ठ है वो किस दर से बढ़ेगा, और जबकि इसके किनारे की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। अब मेरी भाई बात सुनो ध्यान से। हमें सबसे पहले थोड़ी बात लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने किया था सेम ऐसे ही है हमारे पास में कि माना घन की जो कोर है या किनारा है, कोर की लंबाई हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना, x, आयतन को हम लोग मान लेते हैं v, तथा जो पृष्ठ है s है, ये हमने मान लिया। तब क्या होगा, ध्यान से देखना, तब v बराबर किसके होगा? आप सबको पता है आयतन भुजा यानी घन की जो आयतन होता है वो x की क्यूब होता है। इतनी आप 12वीं में हो, छोटी क्लास नहीं होती 12वीं। तो ये हमारे पास में है, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है जो दिया है हमें, बेसिकली अभी रुक जाओ, हमें जो दिया है, मैं यहाँ सिर्फ पहले वही लिखता हूँ, मैं दिया है, दिया क्या है मेरे को दिया है कि बेटा जो आयतन में परिवर्तन है समय के सापेक्ष, dv बटे dt जो है ना, dv बटे dt जो है वो 8 है, वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान रखना है हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग क्या देखना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी जो कोर है ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि कोर जो है उसकी, कोर तो उसकी सारी सेम ही होंगी। अगर ये x है तो ये भी x और ये भी x। तो पहले हमें देखना है कि समय के साथ इस कोर में क्या परिवर्तन हो रहा, तब जाके हम ये बता पाएंगे कि समय के साथ पृष्ठ में क्या परिवर्तन हो रहा। तो इस चीज को निकालने का बड़ा आसान तरीका एग्जाम्पल में भी करा था। हम लोग क्या करते हैं कि v क्या होता है, v होता है आयतन, तो हम d/dt कर लेंगे x की क्यूब का, यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे v होता है x की क्यूब और s होता है 6x²। ये बात आपको पता है कि पृष्ठ जो होता है 6x² होता है और आयतन आपके पास में x की घात 3 होता है। ये दिया गया आपको 8, तो यहाँ अवकलन करो 3x², लेकिन x जो है वो t का फलन है, तो हम लोग चेन रूल से x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बटे dt इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 8। अब यहाँ से ध्यान अगर आप दोगे तो dx बटे dt का जो मान है ना, बेसिकली वो कितना आ जाएगा, 8 बटे 3x² आ जाएगा। 8 बटे कितना आ जाएगा, 3x²। आप चाहो तो उसको समीकरण नंबर 1 बनाकर यहीं छोड़ दो। अब हमें क्या निकालना, अब हमें तो निकालना क्या है, हमें तो निकालना है, क्या निकालना है कि ds/dt निकालना। मुझे तो निकालना पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, मुझे तो समय के साथ पृष्ठ में परिवर्तन निकालना है। तो भैया इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम s को उठा लेंगे, s बराबर हमारा 6x² होता है, और इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष क्या कर देंगे बेटा, अवकलन करने पर तो क्या स्थिति बनेगी, ये आ जाएगा ds बटे dt। और मेरे भाई ध्यान से सुनो, यहाँ जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा t के सापेक्ष 6x² को, तो क्या होगा, ds बटे dt तो है ही है मेरे बेटे, 6 बाहर आ जाएगा, x² का हो जाएगा 2x और dx/dt है ना, dx/dt।
अब अगर आप ध्यान दो, अगर आप मेरे बेटा ध्यान दो, हम क्या करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, ds ओवर dt की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12x, और dx ओवर dt का मान हमने ऊपर निकाला 8/3x², 8/3x², यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ये बात कहाँ से आई, समीकरण 1 से। इसको काट लेंगे, x की एक घात कट जाएगी, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो ds ओवर dt की जो वैल्यू है बेटा वो 8 चौक 32, 8 चौक 32/x आ जाएगी, ठीक है ना, 8 चौक 32/x आ जाएगी, ठीक है। अब हमें तो चूंकि हमें क्या कहा गया, ds ओवर dt का मान निकालना है, कब, जब हमारा x का वैल्यू उसने दिया है अकॉर्डिंग टू दिस 12 सेंटीमीटर। किनारे की लंबाई अगर हम लोग क्या ले लेंगे 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, और 32/12 और 8 किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 तिया 12। इसका मतलब ds ओवर dt की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 12 हमें मिल जाएगी 8/12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्योंकि आपको पता क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से साथ साथ बेटा पीछे आंसर शीट में भी निगाहें बना के रखें अपनी, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएं। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर मैच करने ज़रूरी हैं, ठीक है ना, आंसर मैच करने ज़रूरी हैं। तो आपके पास में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपके ये आ गया। अब बेटा हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा आप एक काम करो बेटा, थोड़ा सा मुझे भी सहूलियत होगी और थोड़ा समय आपका भी बचेगा, थोड़ा समय आपका भी मेरे बेटे बचेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय जाता है, तो आप अपने सामने अपने पास बेटे ये लेके बैठो एनसीईआरटी की किताब, बिल्कुल ठीक है, और लेक्चर को पॉज करके तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। अगर आपके बस की बात है तो कर दो, अगर आपकी बस की बात नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रही तो फिर यहाँ आ जाओ। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग अपनी किताबों में देखिएगा। वो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, ये तरीका थोड़ा सा मुझे इसलिए सही लग रहा है क्योंकि प्रश्नावली लंबी है और बेटा क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो करने पड़ेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। उसने कहा है देखो एक वृत्त की त्रिज्या, एक मैं लिख ही देता हूँ यार, नहीं लिखता, मुझे बिना लिखे मजा चैन नहीं आएगा, तुम थोड़ा सा वेट करो, लिखूंगा मैं भाई। तो बेटा एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। पहले इसी बात को देखते हैं। तो माना, यहाँ थोड़ी सी बात रखते हैं, माना हम लोग वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है उसको बेटा मैं कह देता हूँ r है, तथा r तथा अब आगे उसने कहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। बहुत आसान है, तो मान लेते हैं, माना तथा वृत्त का जो क्षेत्रफल है, का जो क्षेत्रफल है बेटा a है, हमने कह दिया उसको a है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATU उसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या में जो परिवर्तन है dr/dt, या आप सीधी बात देखो, समय के सापेक्ष बात हो रही है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब किसके सापेक्ष परिवर्तन देख रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन देख रहे हैं, किसमें, त्रिज्या में देख रहे हैं। त्रिज्या का मात्रक आपको पता सेंटीमीटर होता है, तो dr/dt का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसको आप इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। अब आप सुनो, अब ध्यान से देखिएगा। अब हमें पता है a बराबर होता है πr², बिल्कुल ठीक है। हमें क्या निकालना कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन कितने दर से, इसका मतलब क्या हुआ, हमें dA/dt निकालना है, समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे, अवकलन करने पर तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा dA/dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ
पाई आर स्क्वायर। अब देखो डी ए बटे डी टी, मेरे भाई पाई बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टी के सापेक्ष इसको आर स्क्वायर को। अब सुनो, जो आर है बेसिकली वो टी का ही तो फंक्शन है ना। तो आर जो है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, आर बदल रहा है, वेरिएबल है और टी के साथ बदल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो डी ए बटे डी टी मेरे बेटा पाई जो का तू है आर, 2r, इसको टी मान लो, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t यानी कि 2r, लेकिन r का डिफ्रेंशिएशन हमें चेन रूल के हिसाब से दोबारा करना पड़ेगा। अब मेरे भाई बात सुनो, डी ए बटे डी टी तो है ही है, ये जाएगा 2 पाई आर और इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो ऊपर से 3। और ऐसा क्यों हुआ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसा हो गया, हमने 3 रख दिया। मतलब ये रहा कि जो डी ए बटे डी टी है हमारे पास में, वो कितना आ जाएगा, डी ए बटे डी टी है वो हमारे पास में 6 पाई आर आ जाएगा, 6 पाई आर आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ जाएगा, है ना। 6 पाई आर, इसमें क्या आर की वैल्यू दी है क्या, इन्होंने कहाँ चेक करना, हाँ उसने ये भी कहा है जबकि बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखी गई है, जबकि आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लंबी है। देखो कहानी का, इसका मतलब ये रहा कि हमें इस परिवर्तन को कहाँ देखना है, जब x की वैल्यू जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो भर देंगे इसके अंदर 6 इंटू पाई इंटू 10, इसका मतलब 60 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के हिसाब से ये कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ रहा है मेरे बेटे। अब हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन, ठीक है, ये भी ऐसा ही सवाल है सेम, ये भी ऐसा ही सवाल है, ये भी ऐसा ही सवाल है। तो भैया देखो कोशिश करते हैं बिना लिखे काम चला के। एक परिवर्तनशील घन, एक घन है हमारे पास, आप लोगों को सबको पता है घन वाली आकृति है ना, लूडो खेलते हो, ठीक है, लेकिन आजकल तो समस्या ये है लूडो भी आपके हाथ में नहीं आता, लूडो का जो गिट्टा होता है, डाइस होता है, वो भी हाथ में नहीं आता, वो भी उस पर भी क्लिक ही करना पड़ता है, मोबाइल में लूडो खेलते हो ना, वो वाली बात। तो भैया ये हमारा घन है, कह रहा कि इसके घन की जो कोर है, अगर इसके घन की कोर को मैं, इस घन की कोर को मैं 4th क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ और घन यही बना लेता हूँ, ठीक है ना, घन मैं यही बना लेता हूँ और इस घन की कोर को मैं x सेंटीमीटर बोल देता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना घन की जो कोर है, घन की जो कोर है, ठीक है ना, उसने क्या कहा है पहले पढ़ लो। एक परिवर्तनशील घन का किनारा या कोर या भुजा, बात एक ही है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि हमारे पास किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। सेम क्वेश्चन है, माना घन की कोर x है, ठीक है ना, x है और आगे क्या जिक्र हुआ, आयतन x तथा हम लोग इसके आयतन को कह देते हैं बेटे v है, आयतन को कह देते हैं v है। किताबें जरा रखें हाथ में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि समय के साथ इस x में जो चेंज हो रहा है, देखो उसने कहा है ना किनारा किस स्पीड से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किनारा बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। 1 सेकंड में किनारा, 1 सेकंड में कोर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसको आप एक काम कर लो बेटा, समीकरण 1 बनाकर यहीं तैयार कर दो। घन का आयतन किस स्पीड से बढ़ेगा, आप सुनो, घन का आयतन जो होता है v जो होता है वो x की घात 3 होता है। अब जो सुनो मेरी बात, हम लोगों को निकालना क्या है, dv बटे dt। भाई हमें v में परिवर्तन देखना ना t के सापेक्ष, हमें v में परिवर्तन देखना t के सापेक्ष। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ बेटा dv बटे dt इज इक्वल टू हो जाएगा d ओवर dt ऑफ x की घात 3 dv ओवर dt, ठीक है ना, आपके पास है
3x² एंड dx/dt। तो आप लोग कर लोगे। अब इसका वैल्यू समीकरण 1 से भर दोगे कि dv/dt का जो मान है वो 3x² मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो बेटे dv/dt का जो मान है, dv/dt का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों 9x² आ जाएगा। लेकिन हमें dv/dt का मान जो निकालना है जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो उसने कहा ना जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे अगर हम 10 ले लेंगे तो आ जाएगा 9 × 10 की घात 2, यानी कि आपके पास में कितना आ जाएगा 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है बेटे, 900 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की स्पीड से ये बढ़ जाएगा। आंसर शीट में थोड़ा ध्यान रखें, सही जा रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 और अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज़ वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर नहीं, बहुत सिमिलर नहीं, बिल्कुल एज डिटो है। आप ज़रा देखो, अगर मैं पढ़ूं एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। अगर आप उदाहरण नंबर 3 को पढ़ोगे और आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ोगे, फिर उसमें कहा कि तरंगों वृत्तों के रूप में, उसमें कहा गया 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और इसमें कहा गया 5 की स्पीड से। वृत्ताकार तरंगी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसमें 10 सेंटीमीटर। भैया मैं नहीं करता इसको, मैं नहीं करूँगा। आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन नंबर 5 को एग्जाम्पल नंबर 3 के हिसाब से कर लेंगे, जो सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जरा, ठीक है ना। किसकी तरफ? 6 की तरफ। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम अगर 7 की बात करें, कहोगे सर 6 कहाँ गायब कर दिया? 6 बहुत आसान सवाल था, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। आप खुद से भी कर सकते। तो उसमें क्या कहा गया था छठे क्वेश्चन में? उसने ये कहा है कि वृत्त की त्रिज्या में चेंज जो है, यानी कि अगर हम dr/dt देखें तो दिस इज इक्वल टू दे रखा 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और हमें पूछ रहा परिधि में कितना चेंज आएगा। परिधि को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, सी से रिप्रेजेंट कर लो। ये क्या है? परिधि है। क्या है ये? परिधि है, जो कि 2πr होती है। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 2πr। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं t के सापेक्ष, तो हमें dc/dt जो कि हमें निकालना है, तो d/dt ऑफ करेंगे 2πr, तो सीधी सी बात है, ये आ जाएगा 2π बाहर आ जाएगा, dr/dt यहाँ आ जाएगा, तो 2π इंटू dr/dt का मान ये रख देंगे 0.7, ठीक है ना, 0.7। और लास्ट में इस dc/dt का मान निकाल रहे हैं कब? जब हम लोग r का वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं 4.9। तो बेटे यहाँ पर रखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जो वृद्धि होगी इसमें कहीं r है ही नहीं, आ जाएगा हमारे पास में 7 दूनी 14 और 1 के बाद दशमलव पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगा 1.4। इसमें r की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं होने की, ठीक है ना आपके पास में। तो आप आंसर सीट में चेक कर लें 6 का, कोई मैंने 6 इसलिए नहीं करा, ये आप शायद आप लोगों ने खुद से भी देख लिया होगा करके, ठीक है ना। तो एक बार पेज मोड़ देता हूँ, बार बार खोलने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल आपका सही है, आंसर बिल्कुल आपका सही है बेटा। तो चलिए अब चलते हैं किस पर? 7th क्वेश्चन पे, जो कि लिखा है। 7th क्वेश्चन को कराने के लिए हमने ना आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, और ये उसके ही जैसा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के समय हमने 2 नोट लिखवाए थे कि अगर y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, यानी कि x के चेंज होने से y में चेंज हो रहा है, यानी कि y पूरा डिपेंड है इस पर, यानी कि जो हमारे पास में y है वो x का फंक्शन है। अगर x के बढ़ने पर, ठीक है ना, y बढ़ता है। क्या बढ़ता है? y बढ़ता है। अगर हम लोग ध्यान रखें कि x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, तो ध्यान रखना है
तो ध्यान रखना कि जो अवकलन होगा, जो रेट ऑफ चेंज, दर होगी परिवर्तन की, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इतनी सी बात आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि अगर x के बढ़ने से y बढ़ रहा है तो परिवर्तन की दर तो धनात्मक ही होगी, धनात्मक दिशा में परिवर्तन होगा, है ना। ये तो नोट नंबर 1 हमने लिखवाया था। दूसरा था कि अगर x के बढ़ने से, इसका मतलब समझ लो बढ़ने से, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, x के बढ़ने से अगर y की वैल्यू कम हो जाती है, इसको भी ये अच्छा लग रहा लिखता ऐसे, x के बढ़ने से अगर y की वैल्यू भी बढ़ती है तो बेटे ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर x के बढ़ने से y की वैल्यू कम होती है तब dy/dx जो होगा, हम लोग इसको नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक दर, घटने की दर जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसमें आप देखिए जरा क्या कहा, एक आयत है, मैं सवाल हल कर रहा हूं, एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई को उसने x कहा, चौड़ाई को उसने y कहा। क्योंकि परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? मिनट, समय के सापेक्ष हो रहा है। अब देखो, जब समय के सापेक्ष हो रहा है इसका मतलब क्या है कि x जो है वो टाइम का फंक्शन है, x जो है वो टाइम का फंक्शन है, और तथा ध्यान रखें, ध्यान दें, y भी वो टाइम का ही फंक्शन है, टाइम का ही फंक्शन है। अब उस नोट को अप्लाई करेंगे भाई, अगर t बढ़ेगा और x भी बढ़ेगा तो इसका मतलब dx/dt कैसा हो जाएगा? बताइए मुझे, उस नोट से पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसने यही कहा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, ठीक है ना। अब सुनो क्या कर रही है? घट रही है। तो इसका मतलब dx/dt जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, चूंकि घट रही है। अगर हमारे पास इसका मान घटता है, यहाँ पर x है तो x का मान घटता है, अगर x का मान, आप ये समझें, अगर हम लोग t के बढ़ाने से x का मान घट रहा है तो सीधी सीधी बात है कि dx/dt का जो मान है वो हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे, तो इसको हम लोग माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है जी। इसको यहीं छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि चौड़ाई जो है y वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। मतलब क्या है कि अगर t बढ़ रहा है तो इसका मतलब y भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब dy/dt जो है वो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, वो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो मेरे भाई dy/dt का जो वैल्यू है वो दिया गया है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसको यहीं छोड़ दो। अब पूछना चाहता क्या है, इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल बाद में करेंगे, ये तो पॉइंट्स हो गए, इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब सबसे पहले देखिएगा परिमाप, नंबर ए परिमाप। मेरे बेटे परिमाप जो होता है वो P होता है और आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब अगर मैं इसमें परिवर्तन देखना चाहता हूं, परिमाप में किसके सापेक्ष देख रहे हैं? समय के सापेक्ष। तो हम लोग यहां पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? t के सापेक्ष। तो यहां आ जाएगा dp/dt जो मुझे निकालना, आपको पता है 2 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन हो जाएगा dx/dt, y का आ जाएगा dy/dt। और आप चाहो तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, dp/dt का मान जब हम निकालेंगे 2 इंटू, आपको पता है समीकरण 1 से इसकी वैल्यू -5 है और इसकी वैल्यू 4 है, इसका मतलब आ जाएगा -2। परिमाप का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ध्यान रहे इसमें जो चेंज आएगा वो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। अब दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास, ठीक है ना, दूसरा जो पोर्शन है ये समझ में आ गया, नोट मैंने पहले लिखवा दिया था, लेकिन इसको भी समझ लेना थोड़ा सा, इसको भी आप चाहो तो समझ लेना ये मैंने क्या खेल करा यहाँ। अब सुनो, बी
अगर हम लोग y बराबर हमें क्या करना, क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं बेटे बताओ। क्षेत्रफल को बेसिकली सिंपल एरिया ए होता है और वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो यहाँ पर मुझे चेंज निकालना, dA/dt निकालना मेरे को, dA/dt निकालना मेरे को। तो मुझे t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मेरे प्यारे बच्चों dA/dt का जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा x और y का। अब चूंकि x भी t का फलन है, y भी t का फलन है, तो दोनों फलन है, तो हमें आपको पता है, सीधी बात है, अच्छी बात है, हमें गुणा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। एक को चखो बाकी को रखो वाला कॉन्सेप्ट। तो बेटे पहला जो का तू दूसरे का अवकलन प्लस 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 दूसरा जो का तू पहले का अवकलन। समीकरण 1 का सहारा ले लो, x गुणे समीकरण 2 में इसका मान कितना है, 4 है, 4 प्लस y गुणे इसका मान कितना है, -5। यानी कहने की बात ये dA/dt आ जाएगा 4x - 5y। लेकिन मेरे भाई उसने कहा है dA/dt का मान कब निकालना, जब x का मान 8 सेंटीमीटर हो और y का मान 6 सेंटीमीटर हो। तो बेटे ये आ जाएगा 4 गुणे 8 -5 गुणे 6, 8 चौक 32 -5 चंग 30, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड है या प्रति मिनट है, प्रति सेकंड है, प्रति मिनट चल रहा है काम। तो बेटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट आपका ये आंसर मिलेगा। ये बिल्कुल सेम मैं छोड़ भी सकता था, एग्जाम्पल नंबर 4 के बिल्कुल सेम था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। 8वें सवाल की तरफ ज़रा तब तक आप लोग लेक्चर को पॉज करके नोट कर लें, मैं भी पानी वानी थोड़ा देख लूँगा यार। ठीक है बेटा, चलिए बेटा 8वें सवाल को बहुत सरलता से करेंगे। देखो उसने क्या कहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। देखो उस गोलाकार रहने का उसका रीज़न है, उसने हमारी सहूलियत के लिए, गुब्बारा गोलाकार रहेगा तो हम गोले के जो फॉर्मूला होता है, चाहे वो आयतन को लेके या पृष्ठ को लेकर के जो भी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। इसका मतलब ये है, जो दिया गया है इस चीज़ को समझिए। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन। ये क्या है, आयतन का क्योंकि मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। और प्रति सेकंड का मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। आयतन में परिवर्तन हो रहा है, आयतन को अगर मैं v कह दूं टाइम के सापेक्ष, तो सीधी बात है, मेरे को ये 900 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया है प्रति सेकंड वो ये दिया है। अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो भाई, आपको पता है गोला हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो पदार्थ भरा जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके आयतन को करता है। ठीक है ना। उसके बाद उसने भाई साहब ने कहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन ज्ञात करो। तो ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हल करते हैं कि माना, आप सीधी बात कर लो, माना गुब्बारे की जो त्रिज्या है, गुब्बारा चूंकि गोलाकार है ना, गोलाकार है, ये जो त्रिज्या है, मैं त्रिज्या को कह देता हूँ बेटे r है। क्या है, r। और तथा मैं इसके आयतन की बात हो रही तो मैं इसके आयतन को भी बोल देता हूँ v है। बिल्कुल ठीक बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बात हुई है उसको देखो। उसने कहा है कि dv/dt, अरे नहीं, dv/dt जो है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। बिल्कुल ठीक बात है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। और मेरे को निकालना क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन, कि dr/dt मुझे फाइंड आउट करना है।
तो बेटे 2 मिनट का काम है, बस अभी हो जाएगा। अब देखो इसको चाहो तो 1 मान लो। अब चूंकि हमें एक बात पता होती है, गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन जो होता है v, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने गोले के आयतन का, 4/3 पाई r क्यूब पढ़ा होगा ना, और 100% पढ़ा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से ले लेंगे हम, समीकरण 1 से कि d/dt ऑफ वाट, इसका क्योंकि v की वैल्यू रख देंगे, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 900। मात्रक बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो यहाँ से 4/3 बाहर आ जाएगा मेरे बेटे, पाई भी बाहर आ जाएगा, और r की क्यूब का अवकलन करेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, लेकिन r t का फलन है, समय के साथ बदल रहा है, तो हम लोग चेन रूल से dr/dt भी अवकलन करेंगे श्रृंखला नियम से, और जो कि हमें यही निकालना है, विच इज़ इक्वल टू 900। तो बेटे dr/dt का अगर मैं मान निकालूं तो मेरे भैया 900 गुणे 4 बटे, ये 4 चला गया ना, 4 बटे नहीं 900 गुणे 3, 900 गुणे 3 बटे, क्योंकि गुणा में चला जाएगा, 1 3 और बटे बटे में क्या आ जाएगा, पाई गुणे 3, 3 गुणे पाई। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से बात सुनो, बात सुनो, बस बात सुनो। आपको बस क्या सुनना है मेरे भाई, बात सुनना है। साथ में 3r², भी तो है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, dr/dt का जो मान है ना, कब निकालना है, जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो, जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो। तो भैया इस फ्रैक्शन के अंदर 900 गुणे 3 बटे 3 गुणे पाई गुणे 15 का स्क्वायर, 15 गुणे 15 करके लिख लो। ठीक है, देखो अब 3 से तो 3 कट जाएगा, 15 से तो 15 कट जाए, ठीक है ना, 3 से तो 3 क्या हो जाएगा बेटा मेरे, कट जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई ये 3 थोड़ा ही आएगा, ये 4 आएगा बटे में, क्या आएगा, 4 आएगा बटे में, क्या जाएगा 4। तो नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 4। अब देखो 15 चौक होते हैं 60, या काट लो, 15 छिक्के 90, 15 चौक के होते हैं 60, 4 से कट जाएगा 4, और 1 3 वाकई बटे में आएगा, क्योंकि ये वाला 3 तो बटे में ही जाएगा, यहाँ पे बटे में 3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो ओनली dr/dt के जो बेटे वैल्यू बनेगी, यानी कि जो रेडियस में चेंज आएगा टाइम के साथ, कितना चेंज होगा, वो चेंज हो जाएगा मेरे बेटे, कितना, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ठीक ठाक सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पे देखते हैं। एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, जबकि त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल इसी की तरीके का सवाल है, अगर आप ध्यान से देखोगे 8वें सवाल के जैसा ही सवाल है, इसमें 1-2 चीज चेंज करनी है आपको, क्योंकि गोला जो है, गुब्बारा किस फॉर्म में फूल रहा है, गोलाकार, वो आकृति दूसरी बना ही नहीं रहा है, बिल्कुल गोला बन रहा है, बिल्कुल गोला बन रहा है। तो 9th क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा, गोलाकार फूल रहा है गुब्बारा, अगर इसकी त्रिज्या को मैं r कंसीडर कर लूं, माना गुब्बारे की जो त्रिज्या है, गुब्बारे की त्रिज्या को बेटे मैं क्या कंसीडर कर लूं, r, और तथा आयतन को मैं क्या कह लूं बेटा, आयतन को मैं v कह लूं, v है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब त्रिज्या चेंज होती रहेगी टाइम के साथ साथ, त्रिज्या के सापेक्ष, है ना, त्रिज्या के सापेक्ष। हाँ, इस बार हमें क्या करना, त्रिज्या के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष बात नहीं करनी है, यानी कि हमें क्या करना है,
आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष dv ओवर dr हमें फाइंड आउट करना है। और कब फाइंड आउट करना है? जब r की वैल्यू, मेरे बेटे r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। कैसे? कि आयतन गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका हम क्या करेंगे, आपको मैं ट्राई करके छोड़ देता हूँ यहाँ। आप क्या करोगे, r के सापेक्ष अवकलन करोगे। r के सापेक्ष क्या करोगे बेटा? अवकलन करोगे। और अवकलन बहुत छोटी क्वालिटी का, बहुत घटिया क्वालिटी का अवकलन इस्तेमाल हो रहा है, बहुत छोटे वाले फॉर्मूले, केवल वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला जो शुरुआत में बताया जाता है, x की पावर n, n x की पावर n वाला, है ना, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल में आ रहा है। और हल्का सा चेन रूल, हल्का सा बहुत छोटा सा चेन रूल इस्तेमाल में आ रहा है। तो यहाँ पर जब अवकलन करोगे तो dv/dr आ जाएगा। आप लोग कुछ ना कुछ प्राप्त कर लोगे हल करके। और dv/dr जब फाइनली आप सॉल्व करके रख लोगे तो आप r की वैल्यू क्या रख दोगे बेटा? 10 सेंटीमीटर रख दोगे। तो आपको जो अपेक्षित आंसर है, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वो आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा कलाकारी वाला काम नहीं करना है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसकी तरफ बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेक्चर को पॉज करके अगर आपके लायक कुछ चीज़ बोर्ड पे लिखी है तो आप आराम से नोट करें। चलिए बेटा, 10वां सवाल एक ऐसा सवाल सामने आया है जो थोड़ा सा कुछ अलग करवा रहा है, नहीं तो अब तक सेम चीज़ें कर रहे थे। इस सवाल को थोड़ा समझ के चलेंगे क्योंकि अच्छा सवाल है और इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा हमें। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ये दीवार है और ये दीवार इस ज़मीन पर खड़ी है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सीढ़ी इस तरीके से लगी है। इस सीढ़ी को मैं कह देता हूँ ये ए बी एक सीढ़ी लगी है। और बेटा ध्यान रहे कि इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, सीढ़ी की लंबाई। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख लेंगे, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो माना ए बी कोई, है ना, ए बी सीढ़ी है, सीढ़ी है जहाँ पर ए बी की जो लंबाई है वो कितना है बेटा? वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, बहुत छोटी सी सीढ़ी, मात्र 5 सेंटीमीटर की सीढ़ी यार। इन लोगों ने 5 मीटर की है भाई, मैं ये तो कह रहा, सेंटीमीटर की सीढ़ी कहते, इतनी सीढ़ी होगी यार, बेइज्जती होगी सीढ़ी की भी। तो 5 मीटर की सीढ़ी है, 5 मीटर की सीढ़ी है, 5 मीटर की सीढ़ी है। 5 मीटर की सीढ़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है कि सीढ़ी जो है, सीढ़ी दीवार का एक सिरा, सीढ़ी का एक सिरा जो है, सीढ़ी का नीचे का सिरा, ये नीचे का सिरा ए है और जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इसको ना, सीढ़ी को हम इधर खींच रहे हैं, इधर की तरफ यूं खींच रहे हैं इसको इधर की तरफ। जब यूं खींचेगी ये, जब ये सीढ़ी इधर की तरफ चलेगी मेरे बेटा, तो सीढ़ी का ऊपरा सिरा नीचे की तरफ चलेगा, सीधी सी बात है। अब हम किस तरीके से इसको खींच रहे हैं उसको देखो। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इधर खींच देते हैं। तो आप एक काम कर लें, पहले ए बी सी इसको कह दें और मान के चलो कि ये x है और ये हमारा y है, ठीक है ना, आपके पास में y है, ठीक है। तो इसमें चेंज हो रहा है, इस x में चेंज हो रहा है, और सीधी सी बात है x में ही चेंज हो रहा है ना। कितना चेंज हो रहा है x में? समय के साथ 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मतलब मोटी मोटी बात ये रही कि dx ओवर dt हमें दे दिया 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब हमें पूछ क्या रहा? दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि dy/dt बेटे बताओ क्या होगा, है ना। dy/dt घट रही है जबकि सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है वो 4 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को dy/dt जो निकालेंगे हम, यहाँ पर हम x की वैल्यू लेकर के चलेंगे 4 सेंटीमीटर। ये हमने मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया है, ठीक है ना, मोटा मोटा हमने ये खाका तैयार कर लिया है इसका। तो अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब क्या करते हैं,
तो हमने लिख लिया है ना। तो हम इसमें कर लेते हैं कि माना, देखो यहाँ कर लेते हैं हम दोबारा से, ठीक है ना। माना ये तो हमें दिया गया है, उसमें 5 सेंटीमीटर, इसको बाद में कंसीडर करेंगे। आप पहले जनरली थोड़ी बात करते हैं, क्या करते हैं कि माना चित्र से सीढ़ी का, है ना, जो ए बी है वो तो हमने कह दी एक्स है, एक्स सेंटीमीटर ले लो, एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक्स सेंटीमीटर या मीटर ले लो, क्योंकि जो दे रखा दर, जो घटने की दर जो सेंटीमीटर में दे रखी है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो BC है ना, BC को हम कह देते हैं हमारा y है, ये भी हमने सेंटीमीटर में ले लिया, ठीक है ना। ये भी हमने किस में ले लिया बेटा, सेंटीमीटर में ही ले लिया। क्लियर सी बात है, इतना क्लियर है आपके सामने। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, अब मेरे भाई ध्यान से सुनो। अब हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो x और y में हो, ताकि ये हमें काम बना दे। और वो रिलेशन है, चूंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखो, चूंकि जो त्रिभुज है ACB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय काम आएगी, यानी कि x² प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा बेटे, 5 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है, इतना क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन हमने इससे पहले एक चीज़ लिखनी थी, ये जो हमें दिया गया है, ये क्या दिया गया है, उसको यहाँ से हटाओ, यहाँ आप लिखो, दिया है कि dx/dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये हमें दिया गया है ना, क्योंकि x में जो चेंज आ रहा है मैंने आपको बताया है। अब लिखो, आपके त्रिभुज जो हमारा ACB है, ABC में हम ये लिख सकते हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। और इसका मैं क्या कर लेता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटे जब x के सापेक्ष नहीं, हम t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, तो dx²/dt dy²/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ कितना, 25। अब ये तो आ जाएगा 2x dx/dt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ जाएगा 2y dy/dt, क्योंकि x और y दोनों ही टाइम के साथ बदल रहे हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे। देखो CD की लंबाई थोड़ा बदलेगी तो 0 है, मतलब 25 का अवकलन 0 हो जाएगा। या ये कहें कि 2 कैंसिल आउट, x dx/dt, ऐसा कर लें कि 2y dy/dt जो है वो बेटा आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2x dx/dt। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप यहाँ देख लेंगे कि हमें जो निकालना है dy/dt की जो वैल्यू निकालनी है वो आ जाएगी कितनी, x/y, वो भी माइनस वाला, और dx/dt। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो मेरी, एक बात बेटे ध्यान से सुनो, कि हम लोगों को पहले हमें जो निकालनी है वैल्यू, हमें x की वैल्यू तो दे दी है, x की वैल्यू तो हमें दे दी है उसने, ठीक है ना, x की वैल्यू तो हमें दे दी है उसने, ठीक है। कितनी दी है x की वैल्यू, 4 मीटर। कितनी दी है ये, 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो बेटा ये तो हमारे पास में हो गई x की वैल्यू 4 मीटर। तो अगर आप ध्यान दो, इसको यहाँ समीकरण 1 बना के छोड़ दो। अब नाउ एक बात ध्यान दो, त्रिभुज के अंदर चलते हैं, ACB में आपको पता है x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना होता है, क्योंकि इसका मान निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए y की, x की तो मुझे पता है 4 है, लेकिन y की वैल्यू नहीं पता, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू 5²। यहाँ से x की वैल्यू हम रख लेंगे 4, ठीक है ना, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 16, y² बराबर 25। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो बेटे y की वैल्यू देखो उधर आ जाएगा 9, y² इज इक्वल टू 9, या डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं,
3 मीटर आ जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर। अब आप समीकरण 1 को उठा लो, समीकरण 1 से कि डी वाई बटे डी टी मुझे निकालना है, और कब निकालना है, जब x की वैल्यू तो 4 मीटर हो और y की वैल्यू 3 मीटर हो। तो बेटे आ जाएगा माइनस का 4/3 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2, इसका वैल्यू कितना दिया गया है भैया 2, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, देखो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 दूनी 8 माइनस के 8/3 सेंटीमीटर, 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, है ना। 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से माइनस क्या शो कर रहा है कि घट रही है, माइनस यही तो शो करता है कि घट रही है। तो बेटा इसको ज़रा नोट करो, ठीक ठाक दिमाग लगाने वाला सवाल था। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ, ठीक है ना, सवाल नंबर 11 की तरफ। तो सवाल नंबर 11 में क्या कहा गया है कि एक कण वक्र हमें दे दिया, एक कण का वक्र है, यानी कि वक्र मतलब जिस पर वो चल रहा है उसका पथ हमें दे दिया, शायद 11वें सवाल में अगर आप किताबें रखना सामने, एक कण वक्र जो है वो 6y बराबर x⁻³ + 2 के अनुगत गति करता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हमें क्या कहा गया है कि हमें क्या निकालना है बेटा कि x निर्देशांक y की तुलना में, ठीक है ना, x निर्देशांक जो है y की तुलना में 8 गुना बढ़ रहा है। x निर्देशांक कैसे बढ़ेगा भाई, देखो यहाँ सुने, उसने कहा है x निर्देशांक, ठीक है ना, x निर्देशांक y की तुलना में, y की तुलना में, बस इसको समझ लो सवाल हो जाएगा, तुलना में 8 गुना ही तो कहा उसने, 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है, तीव्रता से बदल रहा है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है। तो परिवर्तनशील का मतलब समय के सापेक्ष ही है सब चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो dx/dt है, यानी कि जो dy/dt है वो 8dx/dt के बराबर है। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्या बताता है, ये बताता है x में परिवर्तन, है ना, और ये बताता है y में परिवर्तन। उसने खुद ही कहा ना, y जो x है ना आपके पास में, उल्टा कर दिया ना, नहीं ठीक है, उसने यही तो कहा। देखो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, जबकि x की तुलना में y, x की तुलना में, मैंने उल्टा लिख दिया, x की तुलना में y, है ना, y 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अब समझ लेना, इस गैप को थोड़ा कवर कर लेना, कितनी, है ना, यानी कि ये जो है इसका 8 गुना है। समझ में आ गया ना जो मैं कहना चाह रहा हूं भाई? इसमें परिवर्तन क्या होगा, वो dy/dt होगा, और इसमें परिवर्तन होगा dx/dt। कौन बदल रहा है तेजी से, ये बदल रहा है तेजी से। तो समीकरण बनाने के लिए, बराबर करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी ना, तो मैंने वही तो करा, मैंने कुछ अलग काम नहीं करा मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, बिंदु ज्ञात करने, यानी कि x और y के मान निकालने हैं हमें। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको उठा लो। देखो अब जो इक्वेशन आपको दिया गया है वो दिया गया 6y, है ना, 6y = x⁻³ + 2, 6y x⁻³ ठीक है ना 2, और यहाँ पर इसका t के सापेक्ष आप क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे। क्या कर दोगे, अवकलन। तो करेंगे तो आ जाएगा d/dt ऑफ 6y = d/dt ऑफ x⁻³ + d/dt ऑफ 2, है ना। तो यहाँ 6 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा dy/dt,
इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा 3x² एंड dx/dt, और प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो 2dy/dt इज इक्वल आ जाएगा x² dx/dt। ठीक है ना, कितना आ जाएगा बेटा, dx/dt। अब मेरे भाई बात सुनो, मेरे भाई बात सुनो, चूंकि उसने कहा है हमें कि dy/dt की जो वैल्यू है ना, dy/dt की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो कितनी है, वो 8 dx/dt है। एक मिनट जरा थोड़ा पानी पी लें यार, गला बिल्कुल बैठ गया मेरा, तो बोलते बोलते गला बैठ गया है भैया। ठीक है जी, तो बेटा हम लोग उसका यूज़ करेंगे जो कंडीशन हमें दी गई है, फर्स्ट वाली कंडीशन। लैंग्वेज आप किताब से देखते रहना, पढ़ लेना आराम से। तो हमें dy/dt का जो मान है वो भर देते हैं यहाँ पे। तो क्या भर देंगे, मैं यहाँ से बेटे सवाल को यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका dy/dt का मान है 8, देखो 2 पहले से है ही है, और यह आ जाएगा 8 dx/dt इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, इज इक्वल टू x² एंड dx/dt। हर एक समझदार बच्चा क्या कहेगा, सर जी कट कर दो इसको। तो यानी कि आपको पता है 16 बराबर x², या x² बराबर आ जाएगा 16, x बराबर √ऑफ प्लस माइनस 16, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो +4 आ जाएगी, एक -4 आ जाएगी। हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी x की। अब हम क्या करेंगे, x की 2 वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू निकालेंगे। और कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, आराम से प्यार से लिखेंगे कि यदि x की वैल्यू हम लोग +4 लें, तब क्या होगा, तब 6y इज इक्वल टू हो जाएगा, x की घात 3 है ना, इस वाले पोर्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 की घात 3 + 2, यानी कि 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 + 2, 6y, या y इज इक्वल टू 66/6, या y इज इक्वल टू आ जाएगा 11। तो इसका मतलब जो पॉइंट बनेगा, बिंदु जो बनेगा, बिंदु कैसे बनता है बेटा, x, y तो बनता है। तो x का वैल्यू कितना लेके चले हम, 4, और y का वैल्यू आ गया 11। तो एक पॉइंट तो बन जाएगा 4 और 11। कितना बन जाएगा बेटा, 4 और 11। फिर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम लोग लेके चलते हैं कितनी, -4, तो हम लोग क्या करेंगे, 6y इज इक्वल टू -4 की घात 3 एंड +2, एंड 6y इज इक्वल टू आ जाएगा -64 + 2, या 6y इज इक्वल टू आ जाएगा -62, एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में -62/6, ये काट लो 2 से, 3/3, y इज इक्वल टू हो जाएगा -31/3। तो जो पॉइंट आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा कौन सा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा -4 एंड -31/3, है ना, -31/3। तो इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट्स निकाल दिए। मेन पॉइंट क्या था कि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि उसने कहा क्या है, ये वाली चीज़ समझ में आ जाए तो आपको समझ जाओगे आप लोग इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए अब हम लेके बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, ठीक है ना। सवाल नंबर 12 की तरफ, बहुत इजी है सवाल नंबर 12। चलिए सवाल जो 12 है उसको मुझे करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, लेकिन जब लिख दिया मुझे बाद में समझ आया बहुत इजी है। तो क्या करना, देखिए ध्यान से, वो कह रहा है कि एक हवा के बुलबुले, हवा का जो बुलबुला होता है वो गोलाकार होता है, बेसिकली क्या होता है, गोलाकार होता है, और उसकी त्रिज्या को अगर हम r मान लें तो देखते हैं आगे क्या होता है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब dr/dt की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 1/2 सेंटीमीटर वो बढ़ जाती है। तो इसको आप नंबर 1 बना के छोड़ दो। कह रहा है बुलबुले के आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो देखो आयतन जो होगा, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, माना बुलबुले की त्रिज्या, है ना, की त्रिज्या r तथा आयतन, आयतन को हम कह लेते हैं v है ना, आयतन क्या है, v है। तब ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था जो मैंने लिखा है, जो लिखा है, तब हमें क्या निकालना है,
मेरे को फाइंड आउट करना है कि dv/dt कब, जब r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हमें v लिखो पहले, v बराबर होगा, क्योंकि ये गोला है तो 4/3 पाई r क्यूब, हमें पता ही होगा इसका। तो t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो बेटे आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3, बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, r की क्यूब का कितना होगा 3r² एंड dr/dt। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 1 ये कहती है 3 3 9 9 पाई/3 r², इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1/2। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास में dv/dt फाइनली आ जाएगा 9 पाई r²/6। ठीक है ना, लेकिन हमें तो तब वैल्यू निकालनी है जब r की वैल्यू 1 हो, तो यानी कि 9 पाई इंटू 1/6, यानी कि आ जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, 2/3 नहीं 3/2 पाई, 3/2 पाई। ठीक है ना, 3/2 पाई, 3/2 पाई, 4/3 पाई r क्यूब हो गया। ठीक है, कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने? हाँ मिस्टेक करी है, 4 तिया 12 यहाँ आना चाहिए था, दिस इज़ 4, 4 तिया 12 आना चाहिए था, क्योंकि आंसर मिसमैच कर रहा था ना, मिसमैच कर रहा था, तो कोई बात नहीं। तो बेटे dv/dt की जो वैल्यू है वो आ जाएगी फाइनली 12 पाई r²/6 पाई, 6 बस 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 पाई r²। और आपको तो तब निकालनी वैल्यू जब हम लोग r की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे, तो 2 पाई आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि आयतन बटे समय है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये चलते चलते इसी तरीके से हम लोग सवाल ख़त्म करते जा रहे हैं। 13वें सवाल पे चलते हैं, इस पे चलते हैं 13वें सवाल पे। 13वां सवाल कह रहा है, एक गुब्बारे को सदैव गोलाकार रहता है परिवर्तनशील व्यास, हमें व्यास दिया गया है, परिवर्तनशील व्यास जो है वो कितना है 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है ना, देखो ये तो व्यास है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल। तो हम लोग अगर त्रिज्या मान लें, माना त्रिज्या जो माने त्रिज्या r, त्रिज्या को हम r कह लेते हैं, तथा उसके बाद आयतन में पूछा ना उसने, और आयतन को हम लोग कह लेते हैं v है। तो सीधी सीधी बात है, ये 2r जो है इज इक्वल टू हमें दे दिया 3/2 एंड 2x+1, ठीक है 2x+1 दे दिया है हमें। ठीक है ना आपके पास में। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3/4 2x+1। अच्छा आयतन कितना होता है गोले का आयतन, फिर वो बात, गोले का जो आयतन होता है v वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो v की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई r की क्यूब, का मतलब हो जाएगा 3/4 एंड 2x+1 का होल क्यूब, है ना। तो आ जाएगा v इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 3 9 27 बटे 4 चौक 16 चौके 64 एंड 2x+1 की घात 3। तो v आ जाएगा हमारे पास में 27 चौक ए हो जाएगा, 54 दूनी 108, या काट लो ना, 9 27 हो गया और 16 चौक 64 हो जाएगा।
तो 9/16 एंड 2x + 1 की घात 3। हम लोगों को निकालना क्या है, सवाल में अगर पढ़ा जाए तो कह रहा है आयतन में परिवर्तन की दर, मीन्स हमें फाइंड आउट करना dv/dt फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर dv/dt यानी कि t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कह रहा वो, x के सापेक्ष कह रहा, सॉरी समय के सापेक्ष नहीं कह रहा वो, x के सापेक्ष हम लोग क्या कर लेंगे, अवकलन। क्या कर लेंगे बेटा, अवकलन। तो मेरे भाई dv/dt का dx का जो मान है वो आ जाएगा d/dt dx ऑफ 9/16 एंड 2x + 1 की घात 3। आप इसको अवकलित जब कर लोगे ना, ठीक है बेटा, आप जब इसमें पाई छोड़ दिया हमने, पाई भी हो गए यहाँ, जो भी अवकलन करके जो आएगा आप लोग ट्राई कर लेना, अवकलन करके जो आएगा, अवकलन आपको करना आना चाहिए, तो आप यहाँ पर ट्राई कर लेना। अवकलन आपने बहुत बार करा कि इसका अवकलन करा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, 9π/16 तो बाहर आ जाएगा, एंड d/dx किसका करना पड़ेगा, 2x + 1 की घात 3। और इस तरीके के सवाल 70 सवाल आप लोग करके आए हो, तो इसको ट्राई में कर देता हूँ यहाँ, ठीक है जी। चलो 14th देखते हैं, जरा इसको नोट करो, मैं 14 के बारे में बात करता हूँ अभी। चलिए जी, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ठीक ठाक सवाल है कि एक पाइप से रेत 15 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, क्यूब प्रति सेकंड जब भी आएगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आयतन की बात हो रही है। क्यूब का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, जो मात्रक है वो किसका है, आयतन का है। प्रति सेकंड 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब, यानी कि आयतन की बात हो रही है। गिरती हुई रेत, जब वो रेत गिर रही है, किसी पाइप से रेत नीचे गिर रही है, तो वो एक ऐसे शंकु का निर्माण कर रही है। देखो, जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, शंकु बना रही है, जब रेत गिर रही है तो एक शंकु बन रहा है, जिसकी ऊंचाई को अगर हम लोग h कंसीडर कर लें, ठीक है नहीं, सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। अगर आधार की त्रिज्या को r ले लें तो h जो होगा वो r/6 होगा। भाई ऊंचाई जो है, क्या कहा है ऊंचाई को, कि r का छठा भाग है, त्रिज्या का छठा भाग है। अगर मैं इसकी त्रिज्या को मैं r कहूँ तो बेटे ये r/6 हो जाएगा। अभी लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। अच्छा, हम लोगों को मतलब ये है कि dh/dt निकालना है, टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है, जबकि हमारे पास ऊंचाई h का वैल्यू हम 4 सेंटीमीटर लेकर के चलेंगे। तो बहुत इजी है। देखिए, तो पहले एक काम करिए आप, इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखिएगा कि माना किसी समय, है ना, किसी समय t पर, ये t समय पर है ना, क्योंकि समय के हिसाब से बात कर रहे हैं, किसी समय t पर शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई जो है h है, ऊंचाई h, त्रिज्या r, तथा देखो आयतन को हम लोग मान लेते हैं v है। अब बात सुनो, देखो जो रेत गिरेगा वो शंकु बना रहा है, जितनी रेत गिरी उतना शंकु। तो मतलब क्या हुआ कि जो आयतन जो हमें दिया गया है, ये किसका आयतन है, शंकु का आयतन है, पूरी रेत से शंकु बन रहा है ना, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहली बात उसने कहा कि dv/dt टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो ये है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आप ध्यान से समझोगे समझ में आएगा कि ये जो दिया है आयतन में चेंज दिया है, इसको यहीं पे छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने एक दूसरी बात कही है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की छठवां भाग है, यानी कि जो h है वो r/6 है, r/6 है। इस r को मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है, r/6 है। तो अब ये चीज आपके सामने आ गई। अब चूंकि हमें एक बात पता है कि जो आयतन होता है बेसिकली वो कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। क्लास 10th में याद करो πr² होता था, ठीक है। अब हम लोग अगर थोड़ा ध्यान दें, v = यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि dh/dt निकालना ना मुझे, तो क्यों ना मैं यहाँ r का मान निकाल करके इसमें भर दूँ। तो 1/3
पाई जो का तू आर की वैल्यू यहाँ से अगर मैं भर दूँ, आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 6h, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो यह आ जाएगा v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 36 पाई, क्योंकि इसका 36 पाई h की घात 3/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो v का जो मान आ जाएगा 12 पाई h की घात 3। अब समीकरण 1 से बात करेंगे हम, किससे बात करेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था? समीकरण 1 से हमें पता था कि dv/dt जो है वो हमारा 12 है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, v का मान भर देता हूँ ये वाला, कि 12 पाई h की घात 3 dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई बाहर आ जाएगा मेरे भाई, अंदर आ जाएगा d/dt ऑफ h की घात 3 इज इक्वल टू 12 से 12 कटेगा, पाई जोगा तू रह जाएगा, इसका हो जाएगा 3h²। अवकलन कितना हो जाएगा? 3h², लेकिन dh/dt भी हमें निकालना पड़ेगा चेन रूल से, इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारे पास में जो dh/dt का मैं मान अगर निकालने बैठूं तो बेटे ये सब बटे में चला जाएगा, 1/3 पाई h², 3 पाई h²। लेकिन हमें तो कब निकालना है वैल्यू? हमें तो कब निकालना है बेटा? हमें कब निकालना है? जब h का वैल्यू कितना है? 4 है। तो हमें तो जब निकालना है वैल्यू हाइट में परिवर्तन तब निकालना जब आपका h का वैल्यू 4 है। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 इंटू पाई इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 थी हो गया 48, 1/48 पाई, है ना। सेंटीमीटर क्या में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा, हाँ, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड इतना उसमें चेंज आएगा। ठीक है जी, सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसमें इतना चेंज आएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। अब मेरी बात सुनो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 मैं नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि बेटे क्वेश्चन नंबर 15 तो बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल नंबर 5 के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 जो इंट्रोडक्शन में करवाया था वो उसके जैसा है। 15वां एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है, 16वां एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा है। आप आराम से कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, वही बातें होंगी जो मैंने पहले करी हैं, तो दोबारा रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 17वें सवाल में देखिए एग्जाम्पल है, सॉरी ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुविकल्पीय सवाल है, ठीक है ना। क्या कह रहा बहुविकल्पीय सवाल हमें, ठीक है ना। इसने कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या बेटा? वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 17वां सवाल है, बहुत छोटा छोटा सवाल है। वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या हम लोगों को जो आर दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। अब यार ऐसे सवाल 70 कर लिए, पहला सवाल भी ऐसा ही था। जो क्षेत्रफल होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग आर के सापेक्ष d/dr निकाल देंगे, d/dr ऑफ किसका? पाई आर स्क्वायर का। तो dA/dr इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाहर, इसका हो जाएगा 2r और dr/dt, नहीं dr/dr, आर के सापेक्ष ही तो कर रहे, दोबारा थोड़ा ही करना पड़ेगा। अवकलन हमें t के सापेक्ष करते तो चेन रूल लगता है, तो r के सापेक्ष ही हो रहा है तो 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो dA/dr हमारे पास में हमें कब निकालना है? जब r का वैल्यू 6 हो, r इज इक्वल टू 6 हो, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो। तो पाई इंटू 2 इंटू 6, तो 12 पाई कितना आ जाएगा? 12 पाई। तो फर्स्ट आंसर इसका सही है मेरे भाई। कौन सा आंसर सही है? सेकंड, बी ऑप्शन सही है। 18वें सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो उसने कहा है कि x इकाई के विक्रय मूल्य से प्राप्त आय जो है, यानी कि 16 जैसा ही है, उसका जो rx दिया है, rx दिया है, यानी कि ये दिया है हमें क्या? आय, रेवेन्यू, वो दी गई है 3x² प्लस 36x और प्लस का 5। क्या कहा उसने? एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त जो आय है, जैसे सवाल नंबर 16 है, ठीक है ना।
तो सीमांत आय निकालनी है, तो सीधी बात है सीमांत आय का मतलब क्या होगा, DRX/DX, ये निकालना मेरे को। यही हमारी सीमांत मार्जिनल रिवेन्यू है, MR है ना, सीमांत आय, इसको क्या कहते हैं, सीमांत आय, सीमांत आय। तो बेटे इसको भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 के तरीके से करेंगे, 16 को एग्जाम्पल नंबर 6 के तरीके से करेंगे, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर इतना ही काम था भैया, बड़े लंबे लंबे सवाल नहीं थे, लेकिन समय तो लगता है यार 18 सवाल करने में, और उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट कर ली होगी एक्सरसाइज। धन्यवाद।